Now, fourth section is read the explanation about the kinds of sentences given in the table below. यहाँ पर कुछ sentences अलग अलग तरह के दिए गए हैं और हमें ये भी बताया गया है कि ये sentences actually किस लिए बोले जाते हैं, ये कब बोले जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर करना. तो अब जब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हो तो उसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो. तो डिक्लेयर सेंटेंस क्या होते हैं? टू स्टेट, दैट मीन्स आप कुछ कह रहे हो, और कन्वे इन्फॉर्मेशन या फिर आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि आप बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये एक डिक्लेरेशन है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ. तो ये सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा ही कुछ ना कुछ कहने के लिए रहता है. तो ये एक बड़ा ही सिंपल इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें किसी से कुछ पूछा नहीं गया है, कुछ कहा नहीं गया है, ये एक डिक्लेरेशन है, इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, टू आस्क क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इस क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा था, आई एम गोइंग टू स्कूल. अब अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम इसको क्या करेंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, और तब इसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा. तो दैट विल बी क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेशन होता है जब आप एक्साइटमेंट शो करते हो अपने सेंटेंस में, तो दैट इज एक्सक्लेमेशन, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस शो किए जाते हैं, और ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होते हैं. जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है. इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जब किसी को ऑर्डर किया जाता है, लाइक ईट योर फूड, तो दैट इज एन ऑर्डर. फिनिश योर वर्क, दैट इज एन ऑर्डर. तो इस तरह के जो कमांडिंग सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर किया जाता है, तो ये भी सिंपल एक फुल स्टॉप पर एंड होते हैं. जैसे अगर कहा जाए गो टू स्कूल, तो दैट इज इम्पेरेटिव, वो ऑर्डर है. पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, वो इम्पेरेटिव ऑर्डर सेंटेंस हो गया है. Now identify the kinds of sentences and punctuate them appropriately. हमें ये sentences को identify करना है और फिर इनको punctuate करना है. Punctuate means इनको correct punctuation के साथ में लिखना है. Full stop कहाँ लगना है, comma कहाँ लगना है, capital letter कहाँ होना है, ये सब हमें करना है. जैसे कि first one है The meeting starts at 10 AM in the conference room. अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें एक फुल स्टॉप लगेगा, और क्योंकि सेंटेंस का बिगनिंग है तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा. अब देखो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, तो यहाँ पर कॉमा आएगा. कहाँ होगी मीटिंग? इन द कॉन्फ्रेंस रूम, तो आगे ये प्लेस हो गया. तो ये टाइम और प्लेस दो चीज़ें बताई गई हैं, तो उनके बीच में कॉमा लगाया गया है. तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका पंक्चुएट हो गया, और इसका टाइप क्या हो गया, ये है डिक्लेरेटिव. नेक्स्ट है वॉट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वॉज. तो वॉट एन एक्साइटिंग, अभी तो ये वर्ड बड़ा ही प्रोमिनेंट है कि एक्साइटिंग लिखा हुआ है, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. वॉट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वॉज, तो ये एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट है हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली. तो अब ये इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, सो दिस इज इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट है व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे. तो ये सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. फिफ्थ इज हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो. तो ये एक्सक्लेमेटरी है यहाँ पर, क्योंकि आप एक एक्साइटमेंट शो कर रहे हो कि रेनबो की ब्यूटी कितनी ज़्यादा है, कितना सुंदर है रेनबो, सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी. सिक्स्थ इज क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर. तो ये इम्पेरेटिव है, तो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, फुल स्टॉप आएगा एंड में, बट दिस इज इम्पेरेटिव ऑर्डर. नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम. अब देखो इसमें सरप्राइज वर्ड को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये इमोशन नहीं है. तो ये कैपिटल लेटर हो गया, द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मॉम, ये एक इंफॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. एट्थ है टर्न ऑफ द म्यूजिक.
अब ये कैपिटल लेटर और टर्न ऑफ द म्यूजिक, लास्ट में फुल स्टॉप। और ये कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है इस सेंटेंस में कि म्यूजिक बंद करो, टर्न ऑफ द म्यूजिक, सो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप इन्हें पंक्चुएट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स लिसन। हम एक ट्रांसक्रिप्ट सुनने वाले हैं और उसको सुन करके हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट की तरफ चलते हैं। मिसेस शॉ वांटेड मैरी टू लर्न टू से द राइट थिंग। मिसेस शॉ चाहती थी कि मैरी सीखे कि सही चीज़ें करनी चाहिए। यू विल लिसन टू अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन अबाउट बेसिक मैनर्स। अब आप जो सुनने जा रहे हो वो एक कॉन्वर्जेशन है, एक बातचीत है एक माँ और बेटे के बीच में। बेसिक मैनर्स दैट मीन्स जो हमें बेसिक बिहेवियर रखना चाहिए पब्लिकली, वो कैसा होना चाहिए। एज यू लिसन, सुनते हुए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आप ये जो फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज है और उसके बाद जो ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज है उनको कर सकते हो। मदर सेज, Why were you getting impatient in the grocery store? ग्रॉसरी स्टोर जो सुपरमार्केट होता है जहाँ पर सामान खरीदने जाते हैं, तो तुम ग्रॉसरी स्टोर में impatient मीन्स बेचैन, इतने बेचैन क्यों हो रहे थे। सन सेज, was I really? क्या मैं सच में ऐसा लग रहा था। I just didn't like waiting so long. मुझे इतनी देर तक इंतज़ार करना पसंद नहीं आया। मदर कहती है, I know waiting can be boring. हाँ मुझे पता है कि वेटिंग बोरिंग हो सकता है, इंतज़ार करना बोरिंग हो सकता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, वी ऑलवेज स्टैंड इन क्यूज एंड वेट फॉर आवर टर्न। हम हमेशा एक लाइन में खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इट्स फेयर फॉर एवरीवन, ये सबके लिए ठीक होता है, राइट? तुम इससे एग्री करते हो कि यही सही है। नाउ द सन सेज, हाँ आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। इवन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अगर इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगे तब भी ठीक है। तो अब उसने क्वेश्चन थ्रो किया है अपनी मॉम पर कि अगर इसमें इतना टाइम लगे तब भी ठीक है क्या, कि क्यू में लगे रहो और अपनी बारी का वेट करते रहो। मदर कहती है, वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस। अब यही टाइम होता है जब हम पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं, हम शांति से रह सकते हैं। एंड व्हेन इट्स आवर टर्न, और जब हमारी बारी आए, व्हाट डू वी से टू द शॉपकीपर, हमें शॉपकीपर से क्या कहना है। सन सेज, वी से थैंक यू, हम उसको थैंक यू कहते हैं। एंड प्लीज़, और प्लीज़ कहते हैं इफ़ वी आस्क फॉर समथिंग, अगर हम उससे कुछ पूछते हैं, राइट? क्या मैंने सही बोला? मदर सेज, येस, हाँ, दोज आर पोलाइट वर्ड्स, ये अच्छे शब्द हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। पोलाइट का हिंदी में मीनिंग होता है विनम्र होना, दैट मीन्स किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करना, शांति से ट्रीट करना, वो होता है विनम्रता। तो हाँ ये अच्छा है। वाई डू यू थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट, तुम्हें क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है। अब थैंक यू कहना और प्लीज़ कहना ये क्यों ज़रूरी होता है? तो मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रेस्पेक्टेड, शायद इससे लोगों को लगता है कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अब मदर कहती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। इट शोज ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस। एंड वॉट अबाउट यस्टरडे व्हेन यू बम्प्ड इनटू द लेडी विद द ब्लू साड़ी, और कल क्या हुआ जब तुम्हारी टक्कर हुई एक लेडी से जिसने ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। नाउ सन सेज, ओह आई सेड सॉरी राइट अवे, मैंने तभी सॉरी बोल दिया था। यू ऑलवेज टेल मी इट्स इम्पॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, आप कहती हो हमेशा कि माफ़ी मांगना भी ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मदर कहती है, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपोलोजाइज, तुम्हें क्यों लगता है कि माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। सन कहता है, सो पीपल नो आई डिडंट मीन टू डू इट एंड दैट आई केयर, सो दैट लोगों को ये पता चले कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो और मैं उनकी केयर करता हूँ। अब मदर कहती है, येस, हाँ, इट शोज यू आर रिस्पॉन्सिबल, इससे पता चलता है कि तुम जिम्मेदार हो। एंड हाउ अबाउट व्हेन वी वर इन प्लेसेस लाइक द लाइब्रेरी, और अगर हम लाइब्रेरी जैसी किसी जगह में हों तब व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शुड वी यूज, हमें कैसी आवाज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। सन कहता है, ओह आई नो दिस, हाँ ये मुझे पता है। वी स्पीक सॉफ्टली सो वी डोंट बॉदर अदर्स, हम वहाँ धीरे धीरे बोलते हैं जिससे कि हम दूसरों को परेशान ना करें। मदर कहती है, राइट अगेन, बिल्कुल सही बात, फिर से तुमने ठीक बोला। इट इज़ कॉल्ड यूजिंग एन इनसाइड वॉइस, ये कहलाता है कि अपने मन की आवाज़ को यूज़ करना। सन कहता है, आई नो, हाँ मुझे पता है। आई ऑल्सो नो दैट वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी यॉन, स्नीज और कफ इन अ गैदरिंग और अ पब्लिक प्लेस।
मुझे ये भी पता है कि हमें अपना मुंह ढक लेना चाहिए जब हम यौन करें, दैट मीन्स उबासी लें, स्नीज करें, हमें छींक आए, कफ या हमें खांसी आए और हमारे आसपास अगर लोग हों तो हमें अपना मुंह ढक लेना चाहिए। मदर कहती है एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेंबरिंग दीज थिंग्स, तुम ये याद रखने में अब बहुत अच्छे हो गए हो। एंड व्हेन वी टॉक एट होम और स्कूल, और जब भी हम घर पर या स्कूल में बात करें, व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, अगर कोई और बात कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। सन कहता है वी वेट फॉर आवर टर्न, हमें अपनी बारी का इंतजार करना है। इट्स नॉट वेल मैनर्ड टू इंटरप्ट, दूसरों के बीच में बोलना अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। अब मदर कहती है यू हैव गॉट इट रोहन, रोहन तुम्हें सब पता है। यू आर बिकमिंग अ रियली पोलाइट यंग मैन, तुम एक सही पोलाइट यंग मैन बन रहे हो। सन कहता है थैंक्स माँ, आपको थैंक यू। सो डू यू थिंक आई विल बी रेडी टू हैंडल द ग्रॉसरी क्यू नेक्स्ट टाइम, तो अब आपको लगता है कि अगली बार ग्रॉसरी स्टोर में जब लाइन में लगे होंगे तो मैं बेचैन नहीं होऊंगा जैसे कल हुआ। मदर कहती है सर्टेनली, बिल्कुल लगता है। एंड मे बी वी कैन गेट सम आइसक्रीम एज ए रिवॉर्ड इफ़ यू डू इट वेल, और अगर तुम अच्छी तरह से बिहेव करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड में, इनाम में आइसक्रीम मिल सकती है। नाउ सन सेज डील, बिल्कुल पक्का, एंड थैंक यू। तो ये था कॉन्वर्जेशन मदर और सन के बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो नाउ हाउ डिड द सन बिहेव इन द ग्रॉसरी क्यू, सन ने ग्रॉसरी क्यू में किस तरह का बिहेव किया, स्ट्रेंजली, अजीब, इम्पेशेंटली, बेचैनी वाला, या पोलाइटली, अच्छा विनम्र, तो दिस इज इम्पेशेंटली। द मदर फाइनली रेफर्स टू हर सन, मदर एंड में अपने बेटे को क्या कहती है, पोलाइट यंग मैन, दैट्स व्हाट द आंसर इज। नाउ सेकंड सेक्शन है यू विल वंस अगेन लिसन टू द कॉन्वर्जेशन। एज यू लिसन, आपका मन करता है तो आप उसे दोबारा सुन करके या दोबारा पढ़ करके ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ट्रू स्टेटमेंट को हमें बताना है। The mother uses the grocery store incident as an opportunity to teach her son about patience and fairness. ग्रॉसरी स्टोर में जो हुआ, मदर उस घटना को यूज करती है कि यही मौका है कि मैं बच्चे को अच्छी चीजें सिखाऊं, तो यस दिस इज ट्रू। Second is the son recognizes the value of apologizing and understand that it shows he notices others. तो लड़के को ये पता है कि दूसरों से माफ़ी मांगने की क्या अहमियत होती है और इससे पता चलता है कि वो दूसरों के बारे में केयर करता है, तो दिस इज ट्रू। थर्ड इज द सन इज ग्रेजुअली लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्शन फ्रॉम हिज मदर्स गाइडेंस। लड़का अपनी माँ से धीरे धीरे सीख रहा है कि पोलाइट वर्ड्स को कैसे यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हमें पोलाइट एक्शंस करने चाहिए। यस दिस इज ट्रू। Next is the mother discourages her son from speaking softly in public, suggesting that people should adjust to his voice level. मदर अपने बेटे को बोलती है कि पब्लिक में सॉफ्टली नहीं बोलना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स। फिफ्थ इज द सन फील्स दैट कवरिंग हिज माउथ व्हेन कफिंग इज ओनली इम्पॉर्टेंट व्हेन ही इज एट होम। लड़के को ये लगता है कि घर पर ही माउथ कवर करना चाहिए यॉर्निंग, कफिंग, स्नीजिंग के टाइम में, तो दिस इज फॉल्स, पब्लिक प्लेसेस में भी ऐसा करना चाहिए। सिक्स्थ इज द सन रिसीव्स ऑल एडवाइस रेडिली वाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पॉर्टेंस। बेटे को वो सारी एडवाइसेस मिल रही हैं और उसको साथ में उसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है, तो दिस इज ट्रू। The mother uses praise to support the polite behaviors. She wants her son to continue practicing. मदर कहती है कि तुमको रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुम पोलाइटली बिहेव करोगे, तो yes this is true. Now next section is let's speak. As you know intonation. Intonation क्या होता है? Intonation होता है जब आप बोल रहे होते हो तो आप किसी वर्ड पर थोड़ा ज़्यादा जोर डालते हो, किसी वर्ड को इतने ज़ोर से नहीं कहते हो, तो the way you speak किसी भी चीज़ में, किसी भी सेंटेंस में किसी खास वर्ड को कितना ज़ोर देकर बोलना है, किस तरह से अपनी बात को ख़त्म करना है, ज़ोर से बोलना है, धीरे से बोलना है, वो होता है इंटोनेशन। अब ये हम किस तरह से यूज़ करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस डालते हैं, मीन्स उसको हम ज़ोर से नहीं कहते हैं, लेकिन हम उस वर्ड को स्पेशल वे में कहते हैं जिससे कि जो बात सुन रहा है, जो हमारा लिसनर है, उसको ये रजिस्टर हो जाए कि इस वर्ड पर जोर दिया गया है, तो वो है इंटोनेशन। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है,
अब इस तरह से किसी वर्ड पर स्ट्रेस डालने से क्या होता है, किसी वर्ड पर स्ट्रेस डालने से जो आपका लिसनर है उसको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल है आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर इसमें आप इंटोनेशन यूज करो तो देखो फॉलिंग इंटोनेशन है। फॉलिंग इंटोनेशन क्या है? दैट मीन्स जैसे जैसे आपका सेंटेंस एंड हो वैसे वैसे आपकी आवाज़ धीमी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, तो इसमें आपकी वॉइस पीछे जैसे जैसे सेंटेंस एंड होता है तो ये स्लो होती जाती है, तो वो फॉलिंग इंटोनेशन हो गया है। तो फॉलिंग इंटोनेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज यूजुअली हैव फॉलिंग इंटोनेशन। अक्सर जब हम कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो वो अक्सर फॉलिंग इंटोनेशन में होता है। जैसे आप कहो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपने जो स्कूल वर्ड बोला है वो आपने थोड़ा धीमे बोला है, तो दैट मीन्स जैसे जैसे सेंटेंस एंड हो रहा है वैसे वैसे आपकी वॉइस की इंटेंसिटी, वॉइस की तेजी कम होती जा रही है। तो ये है फॉलिंग इंटोनेशन। अब यहाँ एग्जाम्पल वर्ड्स दिए गए हैं जो हम इन सेंटेंसेस को बोल करके फील कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है, अब देखो ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। इसे जब आप पढ़ोगे इस तरह से एक नॉर्मल वे में तो इसी तरह से पढ़ोगे द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। लेकिन अब अगर हम जो बोल्ड में वर्ड्स हैं इन पर स्ट्रेस डालें तो ये क्या होगा? द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। अब आपको ये सेंटेंस अलग लग रहा है, इसका मतलब है कि रूम पहले गंदा था लेकिन अब क्लीन लग रहा है। अगर हम नाउ पर इस तरह से एम्फेसाइज कर रहे हैं, लुक्स पर इस तरह से एम्फेसाइज कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड वाला सेंटेंस आप देखो, यू ऑलवेज टॉक टू मच। यू पर स्ट्रेस दिया है, टॉक पर स्ट्रेस दिया है, तो दैट मीन्स ये अनोइंग है, आप इससे परेशान हो रहे हो, तो ये इंटेंशन समझ में आ रहा है। इसी तरह से थर्ड है, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। अब इसमें यू, योर, ऑल, हाउस इस तरह से इनको स्ट्रेस किया गया है कि ये जो भी आप जिससे भी ये सेंटेंस कहोगे ये डायरेक्ट उसको इंडिकेट करता है कि तुम अभी सफाई करो क्योंकि तुमने ये घर गंदा किया हुआ है। तो ये है स्ट्रेस डालने का किसी वर्ड पर इम्पैक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें अलग अलग टाइम पर जब आप बोल रहे हो तो अलग अलग वर्ड्स पर स्ट्रेस दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन है, इसमें आई पर स्ट्रेस देना है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। तो आई को आपको थोड़ा सा स्ट्रेस डालकर बोलना है, तो दैट मीन्स तो अगर कोई हर्ट हुआ भी है तो मैंने नहीं किया है, तो इसमें आई पर इसलिए प्रेशर डाला गया है। सेकंड है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। अब इसमें आप डिडंट पर स्ट्रेस डाल रहे हो तो इसमें क्या है? दैट मीन्स आई मे हैव सेड समथिंग, हो सकता है मैंने किसी के साथ कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ और किया हो, लेकिन मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है। आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, दैट मीन्स आज मैंने किसी के साथ कुछ हर्ट नहीं किया है। थर्ड है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, तो इसमें क्या है? अब इसमें हर्ट पर प्रेशर डाला गया है, दैट मीन्स आज मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। दैट मीन्स हो सकता है मैंने पहले किया हो लेकिन आज मैंने नहीं किया है। फोर्थ है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। अब इसमें एनीवन पर प्रेशर डाला गया है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, तो एनीवन अब इसको आप अलग से बोल्ड में बोल रहे हो। स्ट्रेस डालने का मतलब यही है कि आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है कि आज मैंने किसी को भी चोट नहीं मारी है, शायद किसी और ने किया हो लेकिन मैंने नहीं किया है। थर्ड इज, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, दैट मीन्स मैंने आज ये नहीं किया है, हो सकता है पहले किया हो या मैं ऐसे करता हूँ लेकिन आज मैंने ये नहीं किया है, तो यहाँ पर ये टुडे वर्ड पर प्रेशर डाला गया है। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल आप बोलोगे आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, आज मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलोगे कि कहीं पर आप आई पर स्ट्रेस डाल रहे हो, तो ये आप बोल करके देखो, आपको हर बार पता चलेगा कि सेंटेंस किस तरह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, किस तरह से उसका पूरा इंटेंशन चेंज हो जाता है। तो ये आप बोल करके प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो इट बेटर। नाउ स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें मिसेस कॉटर पर स्ट्रेस डालना है, और इसका एंड कैसा होगा? इसका एंड हमें राइजिंग इंटोनेशन के साथ में करना है। राइजिंग इंटोनेशन जब आपकी वॉइस थोड़ी
तेज हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वो है राइजिंग इंटोनेशन। तो हमने दो तरह के इंटोनेशन देखे हैं। फॉलिंग इंटोनेशन क्या है? जब आपकी वॉइस थोड़ी ऊंची स्टार्ट होती है और सेंटेंस एंड होते होते आपकी वॉइस धीमी होने लगती है, लेकिन राइजिंग में इसका ऑपोजिट है। तो अगर हम फॉलिंग इंटोनेशन में पढ़ रहे थे तो अक्सर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉलिंग इंटोनेशन में बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको राइजिंग इंटोनेशन में बोलना है। आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, तो इस तरह से ये आप बोलोगे तो आपको आफ्टरनून वर्ड तक जाते जाते आपकी वॉइस आई के कंपैरिजन में काफ़ी अलग स्केल पर होगी। तो जो राइजिंग इंटोनेशन है, इट मेक्स साउंड लाइक अ क्वेश्चन। जैसे आप किसी से पूछते हो, डिड यू डू इट, डिड यू डू योर होमवर्क, तो इस तरह से जब आप सेंटेंस बोलते हो तो आप देखते हो कि होमवर्क पर आपकी वॉइस लाउडेस्ट है, आप शुरू धीमा करते हो, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। तो इसीलिए जो राइजिंग इंटोनेशन होती है वो क्वेश्चन पूछने में यूज की जाती है। अगर आप कोई सिंपल सेंटेंस भी राइजिंग इंटोनेशन से बोलते हो तो वो एक क्वेश्चन का फील देता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू ईट फूड, इस तरह से ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसे राइजिंग इंटोनेशन में बोलोगे आई एम गोइंग टू ईट फूड, तो अब ये क्वेश्चन लग रहा है, तो ये डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग है। नेक्स्ट है लेट्स राइट। रीराइट द प्ले, से द राइट थिंग एज अ शॉर्ट स्टोरी फोकसिंग ऑन मैरीज इंटरेक्शन विद हर मदर एंड द गेस्ट्स। आपको ये प्ले रीराइट करना है जो मैरी का इंटरेक्शन हुआ है अपनी मदर के साथ और गेस्ट के साथ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है एंश्योर द स्टोरी कैप्चर्स द मेन इवेंट, कैरेक्टर इमोशंस एंड ह्यूमरस मोमेंट्स इफेक्टिवली। अब प्ले में जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो आपको इसमें नोट करने हैं, आपको इसमें शो करने हैं। यूज पैराग्राफ्स टू ऑर्गेनाइज योर स्टोरी एंड इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू ब्रिंग द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स टू लाइफ। अब आपको इसको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, डिटेल में लिखना है, और यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडेंस दिया गया है, दिस यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल, मिसिस शॉ हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम फॉर द गेस्ट मिसिस हार्डिंग एंड मिसिस ली। शी आस्क्ड मैरी टू कीप हर कोट इन हर रूम टू make the room look tidy. Mrs. Shaw told Mary to exhibit good manners and to talk politely with the guests. She also told that they are new in the community and wishing to meet new people and be friends with. Mary assured her mother that she can talk politely and be nice with guests. Mrs. Shaw also asked her to request the guests to stay longer as they leave by saying words, must you go, can't you stay? When Mrs. Harding and Mrs. Lee came, everyone greeted each other. Mary stayed there and tried to participate in the conversation. Mary said that she has seen Mrs. Harding's children and Mrs. Harding said that she doesn't have any children. This made everyone uncomfortable and everybody was silent for a while. Mrs. Shaw started the conversation and asked about Mr. Best, neighbor of Mrs. Harding. He was a banker. Mary started talking about Mr. Best and the conversation did not go well. Again the room was quiet. Whenever Mary started a conversation or tried to participate in the conversation, it became awkward situation. At last, when Mrs. Harding and Mrs. Lee asked to leave, Mary said, must you stay? Can't you go? तो हम यहाँ पर अपनी स्टोरी एंड कर सकते हैं। इसमें हमने मोस्टली कैप्चर कर लिया है जो जो प्ले में हुआ है और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं इन अ शॉर्ट मैनर। ये एक स्टोरी है जो उस प्ले को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स एक्सप्लोर। वर्क इन ग्रुप्स, इनैक्ट योर फेवरेट पार्ट ऑफ द प्ले। आप ये प्ले अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्ट कर सकते हो। अलाउ अ स्पेसिफिक रोल टू ईच मेंबर इन द ग्रुप, तो इसके लिए आपको एक डायरेक्टर चाहिए, नरेटर जो स्टोरी बताएगा, और कैरेक्टर्स चाहिए। कोई मिस मैरी बन सकता है, कोई मिसेस शॉ बन सकता है, मिसेस हार्डिंग, मिसेस ली, इस तरह से आपको 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर चाहिए। इंक्लूड द एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स इन द प्ले। अब जहाँ पर लिखा गया है नो वन स्पीक्स, वहाँ पर आपको शांत रहना है, तो इस तरह से यू हैव टू रीड द प्ले एंड एक्ट इट। Now second is find out how people greet guests who visit their homes in different languages. अलग अलग जगह पर लोग जब अपने घरों में मिलते हैं एक दूसरे से तो वो किस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। तो नमस्ते, आपका स्वागत है, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो ये आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नाउ थर्ड सेक्शन इज वसुधैव कुटुंबकम, दैट मीन्स पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इट इज़ अ संस्कृत फ्रेज विच मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ये संस्कृत का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि
पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधा मीन्स अर्थ, एव translate to is thus, and Kutumbakam means family. The phrase originates from ancient Indian texts like the Maha Upanishad and the Hitopadesha. Maha Upanishad और Hitopadesha से ये phrase हमें मिलता है। This saying highlights the interconnectedness of all people. ये फ्रेज बताता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी इज पार्ट ऑफ अ सिंगल ग्लोबल फैमिली। और ये बताता है कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी इंसान रहते हैं, वो सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इट एनकरेजेस यूनिटी, कॉपरेशन एंड ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड एम्पैथी रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन नेशनैलिटी, रेस और रिलीजन। वसुधैव कुटुंबकम फ्रेज एनकरेज करता है, बताता है कि आप लोग यूनाइट रहो, एकता रखो, कॉपरेशन करो, एक दूसरे का सहयोग करो, ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड एम्पैथी, दूसरों के साथ दया का भाव रखो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन नेशनलिटीज, चाहे वो किसी भी देश के हों, रेस और रिलीजन, चाहे वो किसी भी अलग जाति, धर्म या देश के हों। द मैसेज इज ऑफन यूज्ड टू प्रमोट ग्लोबल पीस and mutual understanding among diverse cultures and nations. वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज अक्सर विश्व शांति के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और अलग अलग कल्चर और अलग अलग देशों की विभिन्नताओं को, जो उनमें अलग अलग बातें हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अक्सर इसे हम यूज़ करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम वॉज चोजन एज द थीम फॉर द G20 समिट विच कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, कॉमन बॉन्ड्स एंड शेयर्ड एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। G20 का समिट हुआ था इंडिया में, तो वसुधैव कुटुंबकम उसका थीम था, थीम स्लोगन था, और ये इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ये फील कराना कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं और हम सब का फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट फ्रेज था। अब ये सेक्शन से द राइट थिंग एंड होता है और इसी के साथ यूनिट 2 भी एंड होता है। आई होप यू लाइक दीज वीडियोज़। अब इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।